नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। आपका तीसरा प्रश्न पत्र है डीएलएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी। तीसरे प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। ये पेपर आपका 70 अंकों का होता है। इसमें आपको पास होने के लिए 28 अंक की आवश्यकता होती है, कम से कम 3 घंटे का पेपर होता है ये। और आज मैं आपको इसका पहला मॉडल पेपर गैस पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सभी विद्यार्थी मैक्सिमम से मैक्सिमम इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे अंत तक, और इसमें से जो प्रश्न बनेंगे आपके, उन सभी को आपको रटना है। ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक विश्व की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? वैज्ञानिकता। आधुनिक विश्व की विशेषता है वैज्ञानिकता वर्तमान में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्यंग्य शिक्षा पद्धति छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को न्यूनतम कर देती है या खत्म कर देती है। यह कथन किसका है साथियों? याद रखेंगे, पाउले फ्रेरे का है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। कौन सी लिखी? उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। ये पुस्तक इन्हीं की है साथियों, ध्यान रखना, है ना। ये पुस्तक पाउले फ्रेरे की है और इन्होंने ही मानुषीकरण के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यशपाल समिति का गठन कब किया था। तो यशपाल समिति का जो गठन किया था साथियों, आपको याद रखना है 1992 के अंतर्गत। कब किया गया था यशपाल समिति का गठन? 1992 में किया गया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों ए, राइट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट कर लीजिए। अगला है शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान में कब लागू की गई थी। तो वर्ष 1987 में लागू की गई थी शिक्षा कर्मी परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, आधुनिक विद्यालय शिक्षा किसकी देन है। तो आधुनिक विद्यालय जो शिक्षा है वो औद्योगिकीकरण, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण एक दूसरे के पूरक क्यों है। आंसर देखिएगा, औद्योगिकीकरण में कामगारों में कुछ विशेष कुशलताओं की ज़रूरत होती है। शिक्षित कारीगर कारखानों में काम आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा व औद्योगिकीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 7वां। किस एक्ट को इंग्लैंड इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मील का पत्थर किस एक्ट को कहते हैं इंग्लैंड के इतिहास में। तो एक्ट 1870 जो है, उसको इंग्लैंड के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। चर्चशालाओं को खोलने का क्या उद्देश्य था। तो बच्चों को धार्मिक बनाना, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का काम ही चर्च का था। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो देखेंगे, तत्व आयात शुल्क को घटाना, आयात पर प्रतिबंध ढीले करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना और विदेशी प्रौद्योगिकीकरण करारों को प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन नंबर 10वां है, माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो अगर पूछे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना, तो 22 सितंबर 1952 को की गई थी। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना पूछे तो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। दोनों ही याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों का किसी उद्योग के द्वारा आजीविका हेतु धन कमाया जा सकता है। दूसरा है, बालक का नैतिक विकास भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? बुनियादी शिक्षा के द्वारा, जिसको बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, और इसके प्रतिपादक थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी को कब और कहां पर प्रारंभ किया गया था। तो डीपीई को वर्ष 1994 में 7 राज्यों में चालू किया गया था। ध्यान रखना है, जैसे असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन 7 राज्यों के 42 जिलों के अंतर्गत, ठीक है, इस डीपीईपी कार्यक्रम को लागू किया गया। अगला है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये कब प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखना, अगर बात करें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की पूरे देश में,
तो देश में लागू हुआ था साथियों सितंबर 2009 के अंदर। और इसकी बात करें राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये जनवरी 2010 में लागू हुआ था। दोनों ही तिथियां याद रखना। अगला क्वेश्चन है 14वां, लोक जुम्बिश परियोजना किस मान्यता पर आधारित है? लोक जुम्बिश परियोजना किस मान्यता पर आधारित है? तो यह परियोजना इस मान्यता पर आधारित थी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए समुदाय, बच्चे और शिक्षक के मध्य सहभागिता का संबंध विकसित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ऋषि बैली विद्यालय का प्रारंभ कब व किसने किया? इसका मूल सिद्धांत क्या था? तो देखिए, जिद्दू कृष्ण मूर्ति के द्वारा 1926 में ये ऋषि वैली विद्यालय स्थापित किया गया, जिस पर एनी विसेंट के विचारों का प्रभाव था। और इसका मूल सिद्धांत था साथियों बच्चों की श्रेष्ठ प्रतिभा को मुखरित करना। अगला क्वेश्चन है पाई डायग्राम क्या है? लेखा चित्र के प्रकार भी बताइए। तो देखेंगे यहाँ पर पाई डायग्राम, जब आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त आरेख के द्वारा किया जाता है तो उसको पाई डायग्राम कहते हैं। जैसे इस तरीके से होता है साथियों ये, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ये पाई डायग्राम है। और ये लेखा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चित्रलेख, दूसरा होता है दंड चित्र और तीसरा होता है पाई चार्ट। 3 प्रकार के लेख चित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, फोर्डवाद की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी? वर्णन कीजिए। फोर्डवाद की व्यवस्था 1970 के बाद कमज़ोर होती गई। इसकी समस्या यह थी कि इसे व्यवहार में उतारने के लिए बहुत अधिक लागत लगानी पड़ती थी, धन अधिक खर्च हो जाता और इसमें आसानी से ग्राहकों की रुचि के अनुरूप बदलाव नहीं किया। इस वजह से ये खत्म होती चली गई। 1970 के बाद की आर्थिक मंदी के चलते दुनिया भर में नए ग्राहकों की खोज होने लगी, नए उत्पादों की खोज होने लगी। ऐसे उत्पादन में लचीलापन और श्रमिकों के साथ रिश्तों में लचीलेपन की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी बीच जापान, कोरिया आदि देश जहां कम मजदूरी पर कामगार उपलब्ध थे, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे आ रहे थे, उन्होंने औद्योगिक प्रणाली में बदलाव किए, जिससे कारखाने कम हुए, उत्पादन का विकेंद्रीकरण हुआ और ग्राहकों की रुचि के अनुरूप माल मिलने लग गया। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधियां व अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना था? तो देखिए भाई, इवान इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा जो सहज, सरल एवं सरस हो, जिसमें बच्चों को सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यावहारिक हो, बच्चों को प्रतिभाग करने, अवलोकन करने, प्रश्न करने, तर्क वितर्क करने का अवसर प्राप्त हो। इवान इलिच विद्यार्थी में स्नेह के माध्यम से अनुशासित विकसित करने के पक्षधर थे। विद्यार्थी के साथ शिक्षक का संबंध ऐसा हो कि उसमें आंतरिक अनुशासन विकसित हो। शिक्षक विद्यार्थी को गतिविधियों के पर्याप्त अवसर प्रदान करे, इससे भी अनुशासन में मदद मिलती है। अब आपको इसके अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार थी? तो इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताना है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं और अथवा में आपको प्रश्न याद करना है। एक, वैश्वीकरण में श्रमिकों के प्रभाव को समझाइए। तो चलिएगा, पाठ्यक्रम पर प्रभाव। पहला देखिए, वैश्वीकरण के प्रभाव से आज शिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की जरूरत बढ़ रही है। इसके कारण राष्ट्रीय सरकारें प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने लगी हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि अपने देश में पूंजी के निवेश और ठहराव के लिए शिक्षित कामगार एवं ज्ञानी मजदूरों की आवश्यकता है। इस हेतु भाषाई कुशलता, खासकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, गणितीय सोच, वैज्ञानिक तर्क, कंप्यूटर की जानकारी आदि उच्च क्षमताओं की मांग बढ़ी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तकनीकी दक्षता से भी अधिक महत्व प्रबंधकीय कुशलता को दिया जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक उन्नति हेतु प्रबंधन की कुशलता
निहायत जरूरी है। इसलिए वर्तमान में पाठ्यक्रमों में प्रबंधकीय प्रकरणों से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जा रहा है। आगे अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, संविधान में अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में अनिवार्य शिक्षा के लिए इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ साथियों, और अथवा में आपको याद रखना है क्वेश्चन, शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के संबंध में कोठारी आयोग ने कौन कौन सी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है अपनी सीरीज में से। तो देखिए, संविधान में सभी के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा अनुच्छेद 45 भी कहता है। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक किसमें है, भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत होने की वजह से बाध्यकारी नहीं था। अंततः 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संसद द्वारा शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाया गया और ये देश के अधिकारों के इतिहास में से एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पैरा शिक्षक की संकल्पना और विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसका उत्तर, और आगे आपको याद रखना है एक क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के विधेयक का महत्व बताइए। ये आपको पढ़ना है सीरीज में से। तो देखेंगे पैरा शिक्षक की संकल्पना और उसकी विशेषता। पैरा शिक्षक की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यापक रूप से सामने आई। सामने पैरा शिक्षक सामान्यतः संविदा जो ठेके पर काम करने वाले होते हैं ना, कर्मचारी जो टीचर होते हैं, वो विद्यालय कर्मचारी होते हैं जो नियमित शिक्षकों के समान ही विद्यालयों में शिक्षण करवाते हैं, परंतु नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित मानदेय उनको इतना नहीं मिलता। आप भी जानते हो जो संविदा पर लगे हुए टीचर होते हैं उनको सैलरी कम मिलती है, वेतन कम मिलता है, कम कालावधि के लिए नियुक्ति होती है उनकी, साथ ही उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिलते हैं जो नियमित शिक्षकों को मिलते हैं। नियमित का मतलब रेगुलर, सरकारी। पैरा टीचर की संकल्पना 1980 से 90 के दशक में बहुत तेज़ी से आई, क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधनों के अभाव में बुनियादी शिक्षा की मांग को करना बहुत जरूरी था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कर्मी परियोजना के उद्देश्य बताइए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। ये आपको पढ़ना है साथियों अपनी सीरीज में से। अब देखेंगे शिक्षा कर्मी परियोजना के उद्देश्य बता रहा हूँ मैं। दूर दराज के इलाकों में रह रहे शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षा पहुंचाना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था करना, विद्यालय संकल्पना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षा से वंचित छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें शिक्षा की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना, और इसका छठवां उद्देश्य है सतत अनुवर्तन और प्रभावी समलंबन की व्यवस्था करना। अब देखेंगे, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मैं यहाँ पर आपको जर्मनी की वर्तमान शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ, और आपको अपनी सीरीज में से याद क्या करना है, एक प्रश्न और इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था। तो जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था देखिए आप लोग। जर्मनी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सन 1869 में 1869 से लेकर 71 तक जर्मनी रियासतों का विलय हुआ और एक केंद्रीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। नए राष्ट्र में तेज औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जर्मन में एक जटिल शिक्षा प्रणाली विकसित की गई। प्राथमिक शिक्षा तो सभी के लिए सामान्य थी, मगर उसके बाद जिसके बारे में मान्यता थी कि अकादमिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, और 4 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि शुरुआत की बात करें तो प्रारंभिक जो स्तर था ना पढ़ाई का, वो तो कमज़ोर था, लेकिन बाद का जो उच्च शिक्षा स्तर था वो बड़ा कठिन था, और उसमें बताया गया कि 4 साल की व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। जिन्हें अकादमिक रूप से अधिक सक्षम माना गया, उसके लिए विज्ञान आदि आधुनिक विषय और साहित्य के अध्ययन के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना भी की गई। जर्मन साम्राज्य में यह मान्यता थी कि महिला को घर संभालना, बच्चों को पालना, पुरुषों में कार्य में सहायता करना काम था। उनके लिए कुछ सीमित नौकरियां थी, जैसे शिक्षक या नर्स का काम करेगी महिलाएं,
इस भूमिका को बनाए रखने के लिए लड़कियों को कुछ अलग तरह के स्कूल भी थे जहाँ साक्षरता के अलावा स्त्री उचित विषय जैसे पाकशास्त्र, खाना बनाने का काम, सिलाई आदि के बारे में पढ़ाया जाता था। अब बात करते हैं जर्मनी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली। ठीक है, जर्मनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का दायित्व प्रमुख रूप से प्रांतीय शासन का रहता था। सभी के लिए शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन सबके लिए अनिवार्य नहीं था। 6 साल से लेकर 17 वर्ष तक की उम्र तक सबको अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। प्रथम चरण के सारे बच्चे एक साथ प्राथमिक शाला में 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक पढ़ते थे। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः अनिवार्य और निःशुल्क है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो जर्मनी में 10 साल से लेकर 18 वर्ष तक होती थी माध्यमिक शिक्षा। सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 55% छात्र तीसरी धारा में पढ़ रहे हैं, यानी व्यावसायिक धारा में पढ़ रहे हैं, जबकि 34% छात्र मध्यम व्यवसाय दूसरी धारा में पढ़ रहे हैं और केवल 11% ऐसे विद्यार्थी हैं वहाँ पर, ठीक है, जर्मनी के अंदर वर्तमान में जो अकादमिक धारा में संलग्न है, उच्च शिक्षा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां, वैश्वीकरण का शिक्षा व विद्यालय शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर साथियों आपको याद करना है। अथवा में क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य प्रावधान क्या है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको अथवा में पढ़ना है और मैं बता रहा हूँ आपके लिए वैश्वीकरण का शिक्षा व विद्यालय पर शिक्षण का प्रभाव। तो देखिएगा, वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक प्रभाव में जहाँ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया गया, वही शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। चूँकि शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभी पक्षों से जुड़ी हुई है, अतः इन क्षेत्रों में होने वाले बदलावों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। बड़े राष्ट्र राज्यों में शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के द्वंद्व चला आ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्तित्व निर्माण हो या उसे आजीविका अर्जन के लिए योग्य बनाना हो। तो वैश्वीकरण के दौर में इस सोच में जो बदलाव आया है, आज शिक्षा केवल पाठ्यक्रम आधारित ही नहीं रह गई, वरन अभी तक समझी जाने वाली शैक्षिक प्रवृत्तियां शैक्षिक प्रवृत्तियों के रूप में बदल गई है। आज विभिन्न खेल, संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक तथा तकनीकी ज्ञान शिक्षा से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों का सभी का बाजारीकरण हुआ है, जिससे शिक्षा का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। आर्थिक उन्नयन हेतु अवसरों में वृद्धि हुई है, अतः जहाँ तक रोजगार के अवसर उपलब्ध है वहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होने लगा है। इसी क्रम में शिक्षा से समाज के हर वर्ग की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। आज समाज का हर वर्ग शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आज समाज के हर वर्ग का व्यक्तित्व अपने से उच्च सामाजिक पायदान पर पहुंचना चाहता है। इस परिवर्तित परिस्थितियों में लोगों की शिक्षा से अपेक्षा बढ़ी है। आज शिक्षा अच्छे रोजगार की प्राप्ति एवं उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने का माध्यम बन गई है। वर्तमान में बेहतर शिक्षा पाने बाजार की मांग के अनुरूप योग्यताएं अर्जित करने हेतु शिक्षित होना अनिवार्य है। अब आते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन पर। देखिए, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से आपका क्या आशय है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये उत्तर इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि डीपीईपी के उद्देश्य तथा उसके घटकों का उल्लेख कीजिए। डीपीईपी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, चलिए इसको आप लोग खुद याद कर लेना अपनी सीरीज में से, ये इंपॉर्टेंट है। वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था, आज भी बहुत से बच्चे हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कारखानों, खेतों या दुकानों में काम करना पड़ता है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता है, घरेलू काम में मदद करनी पड़ती है। बालक पशु चराने चले जाते हैं कुछ बच्चे। अतः देखा गया है कि ये बच्चे सामान्यतः विद्यालय समय में विद्यालय नहीं आ पाते, अतः उनके लिए अनुकूल समय में विद्यालय चलाना आवश्यक है। ये शाम को, रात को होता था। ये विद्यालय का समय क्या था, रात को या शाम को विद्यालय चलते थे। वैकल्पिक शिक्षा में जो बच्चे छोटी डाड़ियों में रहते उनके लिए वहीं कक्षा लगाना निर्धारित किया गया। इन्हें वैकल्पिक कहा गया, लेकिन ये सामान्य विद्यालयों में फर्क वाले थे। इनमें और सामान्य विद्यालयों में फर्क था।
इनमें उस तरह के भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान आदि नहीं होते। आमतौर पर इनमें एक शिक्षक ही होता था। अब इसके उद्देश्य क्या? वैकल्पिक शिक्षा के दूरस्थ एवं दुर्गम आवास वाले स्तरों पर शिक्षा की पहुंच उपलब्ध करवाना। नामांकित तथा ड्रॉप आउट बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाना। कामकाजी बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाना। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों के लिए अनेक प्रकार की वैकल्पिक विद्यालय खोले गए थे। कौन कौन से थे विद्यालय? देखिएगा आप लोग। पहला विद्यालय था पूर्णकालिक विद्यालय, जिसमें लगभग 6 घंटे पढ़ाई होती थी। दूसरा था अल्पकालिक वैकल्पिक विद्यालय, जिसमें लगभग 4 घंटे पढ़ाई होती थी। मदरसे विद्यालय खोले गए। ब्रिज कोर्स बालिकाओं के लिए खोले गए। सहज शिक्षा केंद्र खोले गए। शिक्षा मित्र केंद्र खोले गए और शिक्षा गारंटी योजना भी चलाई गई थी। राजीव गांधी पाठशाला चलाई गई थी। ठीक है भाई, ये वैकल्पिक विद्यालय थे। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लहर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहर कार्यक्रम याद रखेंगे। लहर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य क्या है? आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि शैक्षिक नवाचार से आप क्या समझते हैं। एमबी फाउंडेशन के प्रमुख उद्देश्य भी इसमें लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अथवा में आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लहर कार्यक्रम के बारे में मैं आपको पूरा उत्तर बता रहा हूँ, देखिएगा। लहर कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनेक प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है लहर कार्यक्रम। यह कार्यक्रम गतिविधि के साथ अधिगम कार्यक्रम भी कहलाता है। इस लहर कार्यक्रम के उद्देश्य देखिए। पहला उद्देश्य है कक्षा 1 व 2 के बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा की नींव मजबूत करना। बालकों के साथ उनकी गति और स्तर के अनुसार काम करना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना। बच्चों में शिक्षा के अनुरूप क्षमता विकसित करना और बच्चों का स्कूल से जुड़ाव, नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, ये लहर कार्यक्रम का उद्देश्य था। अब इस लहर कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शिक्षण योजना कार्य भी किए गए थे। जैसे लहर कार्यक्रम में कक्षा 1 व 2 के बच्चों के कुल 6 समूह निर्धारित कर शिक्षण करवाया जाता था। प्रत्येक समूह निम्न तरीके से काम करता। कैसे करता? देखिए, कक्षा 1 व 2 को शिक्षक स्तर के अनुसार पूरे समय तक शिक्षण कराता था। समूह 3 में शिक्षक आंशिक रूप से काम करता था। समूह 4 में, अभी 6 समूह की शिक्षा प्रणाली बता रहा हूं मैं आपको, शिक्षा योजना कैसे थी। समूह 4 में छात्र आपस में एक दूसरे की मदद लेकर अपना शिक्षण कार्य करते थे। समूह 5 में छात्र आपस में तथा अन्य समूह के छात्रों से आंशिक मदद लेकर काम करते थे। और समूह 6 में ऐसे बच्चे थे जो स्वयं अपने स्तर के अनुसार शिक्षक के निर्देशन में अपना शिक्षण काम करते थे। अब लहर कार्यक्रम का विस्तार देखिए। सन 2008-9 में लहर कार्यक्रम 4735 विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 में लागू किया गया था। सत्र 2011-12 में इसको 12,000 विद्यालयों में लहर कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। शुरू में 8-9 में जब ये लाया गया था कार्यक्रम, तो इसको 4,735 विद्यालयों में चलाया गया था कक्षा 1 और 2 के लिए। लेकिन जब 2011-12 वर्ष थी, उस समय इस कार्यक्रम को 12,000 विद्यालयों में लागू कर दिया गया था। ये आपका पेपर होता है पूरा कंप्लीटली, तो आप लोग पूरा देखा अपने लास्ट तक, और इसका बाद में भी रिवीजन आप लोग कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो आप सभी के लिए बताएंगे, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनसे क्वेश्चन ही आएंगे, चिंता मत करना। और 80% से ऊपर आपकी क्रॉस करवाएंगे हम आपकी बार, चिंता मत कीजिए, हर विद्यार्थी की करवाएंगे। वैसे बात करें ना तो 90% क्रॉस कर चुके हैं, 92 रही हमारी सेकेंड ईयर में, चिंता मत कीजिए, हाईएस्ट। और 80+%, 70+% ये हज़ारों स्टूडेंट है साथियों। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ में, प्लेटफॉर्म के साथ में। थैंक यू सो मच।